हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का हमारा चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। आज हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में उन तकनीकों का वर्णन मिलता है जिनमें जीवधारी या उनसे प्राप्त एंजाइमों का उपयोग करते हुए कोई भी या तो जीव है, उस जीव का या उस जीव से कोई ऐसी चीज़ हमें प्राप्त होती है, कोई एंजाइम जिसका हम यूज़ करते हैं, मनुष्य के लिए उपयोगी उत्पाद हम प्राप्त करते हैं। डबल रोटी, केक, ये सब आपने खाए होंगे। इन सब में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। कहीं ना कहीं शराब बनाने में भी होता है। इत्यादि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपन्न प्रक्रमों से बनते हैं। यह भी एक प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है। वर्तमान में इस सीमित अर्थ में जैव प्रौद्योगिकी को देखा जाए तो इनमें वे प्रक्रम आते हैं जिनमें आनुवांशिकता रूपांतरित, इनमें जेनेटिकली मॉडिफाई की जाती है, जीवों को जेनेटिक मॉडिफाई किया जाता है। उपयुक्त पदार्थों को अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए किया जाता है और बहुत बड़े स्टैंड पर हम अगर इनका उत्पादन करना चाहे तो करते हैं। आगे चलकर अनेक प्रक्रमों तकनीकों का समावेश जैव प्रौद्योगिकी में किया गया है। उदाहरणार्थ जो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी बना रहे हैं, जीन का संश्लेषण उसका यूज कर रहे हैं, डीएनए टीके का निर्माण कर रहे हैं, दोषयुक्त जीन का सुधार, ये सभी जैव प्रौद्योगिकी के ही भाग है। ओके। यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा जो जीव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दी गई है उसमें क्या परंपरागत मतलब हमारे पूर्वज जो भी बायोटेक्नोलॉजी के लिए किया करते थे, जैसे दही जमता है, सारे जन्मों तक जमता आया है, मतलब हमारे पूर्वज बहुत समय से ही ये काम करते आए हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी ही तो थी, है ना। ये भी द्वारा दी गई परिभाषा क्या है कि नए उत्पाद तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व इनके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन, मतलब पुराने जीवों का यूज़ करके अपने लिए कुछ ऐसी नई चीज़ बनाना जो हम इंसानों के लिए यूज़फुल है। अब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत देखिए आप। निम्न दो प्रमुख तकनीकों का इनमें योगदान है। देखिए, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आनुवांशिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं, इस तकनीक द्वारा आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए है के रसायन में इसे प्रपोषी जीवों प्रवेश कराकर समलक्षणी फिनोटाइप में परिवर्तित करते हैं। जैसे किसी का डीएनए है, उसमें किसी प्रपोषित जीन का आरएनए या डीएनए लिया और उसके साथ जोड़ दिया, उसके जो लक्षण हमें चाहिए थे उस जीन को लिया और उसके हमारा जो डीएनए उसमें जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, उसका फिनोटाइप हमारे पास तैयार हो जाएगा। जैव प्रक्रम द्वारा रासायनिक इंजीनियरिंग प्रक्रमों में रोगाणु रहित, सूक्ष्म जीव संदूषण रहित वातावरण बनाकर केवल वांछित सूक्ष्म जीवी सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जीवों की प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे एंटीबायोटिक, टीके, एंजाइम आदि का निर्माण करते हैं। यहाँ बैक्टीरिया प्रूफ बना लेता है अपने को, ऐसा मीडियम चाहिए, बैक्टीरिया कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम संदूषण रहित होने चाहिए जब ये काम करेंगे। जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, टीके होते हैं, एंजाइम, इन सब का निर्माण। अब आनुवांशिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों के संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संकल्पनात्मक विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। संभवतः आप अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के फायदों के बारे में जानते होंगे। अलैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित रखता है, जबकि लैंगिक जनन द्वारा विभिन्नता एवं विशिष्ट आनुवांशिक व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का अवसर मिलता है। अलैंगिक जनन से कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, और लैंगिक जनन से विभिन्नता आती है, विशिष्टता आती है। विभिन्नता कौन से जनन से आती है, लैंगिक जनन से, ठीक है।
लैंगिक जनन से विभिन्नता उत्पन्न होती है। परंपरागत संकरण की विधियां जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित जीन के साथ साथ अवांछित जीन का समावेश व गुणन भी हो सकता है। अब परंपरागत जो विधियां थी, जो हमारे पूर्वज काम में लेते थे, उनमें क्या हमें जो जीन हमें जो पसंद आ जाता, जैसे हमें ऐसी ब्रीड पसंद आई है जिसके अंदर अच्छा गुण है। कोई भी एक ऐसा जीव है जिसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं और उसकी मेटिंग करवानी है, तो हमें पूरा उस जीव को ही काम में लेना पड़ता था। तो इससे उसमें अच्छे गुणों के साथ साथ बुरे गुण भी आ जाते थे। लेकिन अब हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये करते हैं कि हमें किसी जीव के अंदर जो स्पेसिफिक जो गुण चाहिए वो गुण लेके उस गुण का जीन लेके रिकॉम्बिनेशन द्वारा हम उसका गुण तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसकी कमियों को दूर कर सकते हैं। आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक में जीन क्लोनिंग, जीन स्थानांतरण का उपयोग कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है। ठीक है, जीन क्लोनिंग और जीन स्थानांतरण का उपयोग किया जाता है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिससे ये चीज़ें आगे आएगी और हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, जिससे बिना अवांछित जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि विजातीय जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है? संभवतः यह डीएनए, आप देखिए ये कहना चाहते हैं कि हमने कोई भी एलियन विजातीय मतलब किसी अलग स्पीसीज से लिया है, किसी जीव से लिया है कुछ भी गुण जीन, जीवों में किसी प्रकार से स्थानांतरित किए हुए डीएनए खंड का क्या भविष्य है। जो खंड डीएनए का टुकड़ा हमने लेके डीएनए उसके साथ जोड़ा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए, तो उसका क्या भविष्य है? उसका भविष्य ये है कि उसमें उसके गुण आ जाएंगे। संभवतः यह डीएनए जीव की संतति कोशिकाओं में स्वयं गुणित नहीं हो पाएगा। ये डीएनए जीव की जो संतति कोशिकाएं हैं उसमें खुद तो गुणित नहीं होगा ये, किंतु जब यह डीएनए ग्राही के जीनोम से जुड़ जाता है तब यह गुणित होकर परपोषी डीएनए के साथ वंशागत हो जाता है। यह विजातीय खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, जिससे प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये खंड अकेला होगा तो कोई काम का नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन जब इसको जोड़ दिया जाता है डीएनए के साथ तो ये क्या करता है, जीनोम के साथ जोड़ा जाता है ना इसको, तो ये अपने आप को रेप्लिकेट करना लग जाता है। ठीक है, विजातीय डीएनए खंड गुणसूत्र का अंग हो जाता है, ये उसी का अंग बन जाता है और अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये इसमें इसकी क्षमता होती है। एक गुणसूत्र में एक विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है। कोई भी गुणसूत्र है उसके अंदर एक विशिष्ट डीएनए का सीक्वेंस होता है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट साइट होती है प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ORI, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रतिकृतियन के लिए उत्तरदायी है। किसी भी जीव में किसी विजातीय डीएनए खंड के गुणन हेतु इसे गुणसूत्र का अंग होना आवश्यक है, जिससे एक विशिष्ट अनुक्रम मिलता है, जिसे प्रतिकृति के मूल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, कोई भी हमने जो डीएनए का खंड लिया है उसके गुणन हेतु गुणसूत्र का अंग बनना जरूरी है उसको। ठीक है, इस प्रकार एक विजातीय डीएनए प्रतिकृति के मूल से जुड़ा रहता है, ताकि डीएनए का विजातीय खंड परपोषी जीव में स्वयं प्रतिकृति व गुणित हो सकते हैं। इसे क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक है, या किसी टेम्पलेट डीएनए की समान गुणित संरचना का निर्माण कह सकते हैं। ठीक है, क्लोनिंग मतलब सेम अपनी तरह बनाना, सेम अपनी तरह का डीएनए बना लेगा। ठीक है, अब एक कृत्रिम पुनर्योगज डीएनए अणु के निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे।
कृत्रिम मतलब कि अपन ने बनाया जो ह्यूमन ने। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के सहज प्लाज्मिड, देखिए प्लाज्मिड के साथ जोड़ा जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किस बैक्टीरिया को काम में लिया गया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के जो एकदम इजी वाला प्लाज्मिड है, ये गोलाकार होता है, गुणसूत्र बाह्य डीएनए है जो स्वतः प्रतिकृति करता है, गुणसूत्र पाया जाता है ये प्लाज्मिड अलग से उसके में प्रतिजैविक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। स्टैनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का सहज टुकड़ा काट कर संपन्न किया, जिसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि हमें क्या याद करने पे जोर देना है। बायो याद करने की होती है, तो हमें जितना याद हो सके हम इस वीडियो के दौरान करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लाइन है, जो भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब आ ही सकती है एग्ज़ाम में, तो हम उसको एक रफ कॉपी लेंगे और उसमें लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे हमने रफली लिख लो कि हमें ये देखते ही याद आ जाए। कोई कोई ऐसी लाइन होती है जिसका अगर पहला अक्षर भी याद हो जाए तो हमें बोर्ड्स में लिखने में आसानी रहती है। ठीक है, तो प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी कूटलेखन जीन के जुड़ने से हो सका था। ठीक है, प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, प्रथम जैसे हम लिख लेंगे प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए, थोड़ा थोड़ा करके हम रफ कॉपी में लिख सकते हैं, का निर्माण इतना लिख लिया। प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण किसके किसके डीएनए किसके प्लाज्मिड में जोड़ा गया था? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम फिर हम जब लास्ट में ये सेशन ख़त्म होगा तो हम लास्ट में इन सबको रिवाइज करेंगे। ठीक है, प्रथम प्लाज्मिड किसमें जो प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इससे साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम बैक्टीरिया में जोड़ा गया था। ठीक है, गोलाकार होता है। अब जो है स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 में उपयुक्त कार्य प्लाज्मिड से डीएनए का टुकड़ा काटकर संपन्न किया, जिसमें प्रतिजैविक प्रतिरोध प्रदान करने के लिए जिम्मेदार जीन था। तो ठीक है, आप लिख सकते हैं कि ये काम प्रथम रिकॉम्बिनेशन डीएनए किसने बनाया? ये स्टैनले कोहन ने। यही तरीका है बायोलॉजी, आपको जब भी याद रहेगी, नहीं तो आप वापस भूल जाओगे। हर्बर्ट, आपको थोड़ा धीरे लगेगा लेकिन याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। हर्बर्ट बोयर ने कब? 1972 में ये कार्य किया। इन्होंने क्या किया? डीएनए का टुकड़ा काट लिया। डीएनए था, डीएनए का इन्होंने क्या किया? एक सेगमेंट काटा। ठीक है, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जोड़ दिया। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ जोड़ा, है ना, काटा। अब उन्होंने डीएनए का टुकड़ा काटा क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई स्पेसिफिक गुण होगा उसके अंदर ऐसा जो उनको लेना था। तो देखिए इसके अंदर क्या था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोध था प्रदान करने की जिम्मेदार जीन थी उस डीएनए के खंड के अंदर। आणविक कैंची कहे जाने वाले रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रतिबंधन एंजाइम की खोज डीएनए को विशिष्ट जगहों पर काटना संभव हो सका। देखिए अब है कि आणविक कैंची किसे कहेंगे? आणविक कैंची बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम
एंजाइम। ठीक है, याद रखिए, बस थोड़ा थोड़ा रफली लिख लीजिए ताकि हमें पॉइंट देखते ही याद आ जाए कि हाँ ये लाइन पढ़ी थी। और ये लाइंस जो अपन ढंग से देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस है। देखें अब इनको क्या किया, इन्हीं इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ही हम आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं। इसके बिना डीएनए को काटना संभव नहीं था। कटे हुए डीएनए का भाग प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। यह प्लाज्मिड डीएनए वेक्टर की तरह कार्य करता है। वेक्टर की तरह मतलब वेक्टर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएगा इसको, जो इससे जुड़े डीएनए को स्थानांतरित करता है। संभवतः आप जानते ही होंगे, जैसे मच्छर भी तो कई बीमारियों के कारण बनते हैं, जैसे मलेरिया फैलता है। जिस कीट संवाहक के रूप में मलेरिया परजीवी को मनुष्य शरीर में स्थानांतरित करता है। मलेरिया का वेक्टर है वो, ठीक है, प्लाज्मोडियम है कारक, लेकिन वेक्टर कौन है, मच्छर। मनुष्य शरीर में, हाँ, ठीक उसी तरह से प्लाज्मोडियम को संवाहक के रूप में प्रयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषी जीवों में पहुंचाया जाता है। वेक्टर के थ्रू परपोषी जीवों में अब इसको पहुंचाया जाएगा। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को संवाहक के साथ जोड़ने का काम एंजाइम डीएनए लाइगेज के द्वारा होता है। लाइगेज लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। लाइगेज क्या करता है, जोड़ने का काम। ठीक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी सब एक एक अलग पेज में लिखते जाइए। जो डीएनए अणु कटे हुए भाग पर कार्य कर उनके किनारों को जोड़ने का काम करता है। काटा है तो जोड़ना भी पड़ेगा। इस संयोजन से पात्र इन विट्रो नए गोलाकार स्वतः प्रतिकृति बनाने वाले डीएनए का निर्माण होता है, जिसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब जब लाइगेज के द्वारा इसको जोड़ दिया जाएगा तो इसी को हम पुनर्योगज डीएनए कहेंगे। जब यह डीएनए एस्केरियाई कोलाई, एक जीवाणु जो साल्मोनेला से काफ़ी मिलता जुलता है। अभी हमने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एस्चेरियाई कोलाई। यह बैक्टीरिया है जो उससे मिलता जुलता है। डीएनए हम उसमें से स्थानांतरित करते हैं तो एक नए परपोषी के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग कर अनेक प्रतिकृति बना लेते हैं। अब हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एस्चेरियाई कोलाई में। तो ये क्या करेगा, उसमें जाकर अपनी बहुत सारी प्रतिकृति बना लेगा। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की प्रति का इकोलाई का गुणन इकोलाई के प्रति जैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। ठीक है, तो क्लोनिंग आप समझिए, क्लोनिंग क्या कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कौन सा है, जो हमने काटा था। ठीक है, उसकी प्रति का मतलब हमने जो रेप्लिकेशन के द्वारा इसके एस्चेरियाई कोलाई के अंदर जो कॉपीज़ बनाई थी, इसका इकोलाई में जो गुणन होता है, इकोलाई में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन की क्लोनिंग कहलाता है। इस कॉपी बन गई ना सेम टू सेम, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोनिंग। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीव के आनुवांशिक रूपांतरण में मूलभूत 3 चरण होते हैं। आनुवांशिक रूपांतरण में कौन कौन से चरण होते हैं, 3 होते हैं। देखिए, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, पहले हम सेलेक्ट वो करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, पहचान करेंगे कि कौन सा जीन हमें चाहिए, वांछित डीएनए यानी जो जीन हमें चाहिए। चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करेंगे फिर। ठीक है, स्थानांतरण डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना तथा उसकी संतति में स्थानांतरित करना। ठीक है, आनुवांशिक रूपांतरण के 3 प्रक्रम। वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान, फिर उसका चिन्हित डीएनए का जो लिया था हमने डीएनए, उसका होस्ट सेल में परपोषी में स्थानांतरण कर दिया। फिर स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखते हैं, परपोषी में होस्ट सेल में सुरक्षित भी रखना है, और उसका
उससे आने वाली संततियों में भी स्थानांतरित करना है, स्थानांतरण करना है। ठीक है, इनको याद रखना है अपन को। ठीक है, ये वाली चीज़ हम याद रखेंगे और लास्ट में एक बार और रिवाइज भी करेंगे। पहले पहचान करनी है, फिर पहचान करके उसको चिन्हित करना है, फिर चिन्हित करके मतलब उसको काट पीट के होस्ट में स्थानांतरण कर देंगे। फिर स्थानांतरण कर दिया तो उसको सुरक्षित रखना अपनी जिम्मेदारी है, और फिर उसकी संततियों में भी उसका गुण जाना चाहिए। यही है। अब है पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। अब साधन कौन कौन से हैं देखते हैं। अब ये साधन कौन कौन से हैं। अब हम पूर्ण वर्णित चर्चा से जान चुके हैं कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग में पुनर्योगज डीएनए तकनीक तभी संभावित हो सकती है जब हमारे पास तकनीकी साधन जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, संवाहक व प्रपोषी जीव हो। अब इनमें से कुछ के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे पहला है प्रतिबंधन एंजाइम। अब देखिए इसके बारे में बहुत जानकारी यहाँ दी गई है, और देखिए हमको ये टोटल लाइंस याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले देखिए वर्ष 1963। अब ये वर्ष याद होना चाहिए अपन को। हम पढ़ रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, कौन सा वर्ष था, वर्ष 1963 में 2 एंजाइम पृथक किए गए। में 2 एंजाइम, कितने, 2 एंजाइम पृथक किए गए, ये याद रहेगा। जो इकोलाई में जीवाणुभोजी यानी कि बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इकोलाई में तो क्या करते हैं, बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से ये क्या, दोनों एंजाइम क्या करते हैं, इकोलाई में बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। लिख लीजिए, इस पॉइंट को याद करेंगे हम। बैक्टीरियोफेज की वृद्धि को रोक देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज कौन से वर्ष में हुई, 1963 में। कितने एंजाइम प्राप्त हुए थे, 2 एंजाइम पृथक किए थे हमने। ये क्या करते हैं, इकोलाई में बैक्टीरियोफाज की वृद्धि को रोक देते हैं। इनमें से एक तो क्या करता है, डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है, और दूसरा डीएनए को काटता है। पहला क्या करता है, ये क्या करता है, पहला मतलब कि जो इनमें से एक है तो डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है। एक तो क्या करता है, डीएनए से मिथाइल समूह को जोड़ता है, मिथाइल समूह को जोड़ता है, और दूसरा डीएनए को काटता है। क्योंकि ये दूसरा तो सबको याद रहता है कि ये दूसरा वाला डीएनए को काटता है। मिथाइल समूह को जोड़ना याद नहीं रहता, तो ये जरूर याद है, मिथाइल समूह को जोड़ता है। ठीक है, बाद वाले एंजाइम को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कहा जाता है। अब पूछेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम किसे कहा जाता है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम उसे कहा जाता है जो डीएनए को काटता है। ठीक है, प्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा है, तो ये पॉइंट आप अलग से लिख लेंगे कि प्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कौन सा है, तो वो है हिंद सेकेंड। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हिंद सेकेंड है जो आपका प्रथम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज है, जिसका कार्य डीएनए न्यूक्लियोटाइड विशिष्ट क्रम पर निर्भर करता है। एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है, यह 5 वर्ष बाद पृथक किया और पहचाना गया। ठीक है, ऐसा पाया गया है कि हिंद सेकेंड
डीएनए अणु को उस विशेष बिंदु पर काटते हैं जहां पर 6 क्षार युग्मकों का एक विशेष अनुक्रम होता है। 6 क्षारक युग्मक का युग्मों का, ठीक है। विशिष्ट क्षारक अनुक्रम को हिंद सेकंड को पहचान अनुक्रम कहते हैं, ठीक है। इसी साइट पे ये काटेगा जहाँ 6 क्षार युग्मकों का एक अनुक्रम होगा। हिंद सेकंड के अलावा आज 900 से अधिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम के बारे में जानकारी है जो जीवाणुओं के 230 से अधिक स्ट्रेन्स से पृथक किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न पहचान अनुक्रमों को पहचानते हैं। इन एंजाइमों का नामकरण से प्रसंगानुसार नाम का पहला शब्द वंश, जैसे हम पढ़ते हैं 11th में नोमेनक्लेचर, तो पहला शब्द क्या होता है? वंश, और दूसरा एवं तीसरा शब्द प्राकेंद्रिक कोशिकाओं की जाति से लिया गया है। पहला वंश का होता है, दूसरा शब्द होता है जाति का, जिनसे ये पृथक किए गए हैं। जैसे इको आर फर्स्ट, ठीक है, इको आर फर्स्ट ये है। इसमें एस्चेरिया कोलाई RY13 इको आर फर्स्ट में वर्ण आर प्रभेद के नाम से लिया गया है। किसके? आर प्रभेद वाले से नाम से लिया गया है। नाम के बाद रोमन अंक में उस क्रम को जोड़ते हैं जिसको जीवाणु के प्रभेद से एंजाइम पृथक किए गए हैं, ठीक है। कौन से प्रभेद को लिया गया है ये रोमन अंक में लिखते हैं, ठीक है। देखिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम न्यूक्लियेजेज कहलाने वाले एंजाइम के बड़े वर्ग में आते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काय में आते हैं? न्यूक्लियेजेज कहलाने वाले एंजाइमों के बड़े वर्ग में आते हैं। न्यूक्लियेजेज का एक अलग वर्ग है। एक्सोन्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस डीएनए के भीतर विशिष्ट क्रमों पर काटते हैं। जैसे डीएनए है तो डीएनए के बीच में से भी काटने वाले एंडोन्यूक्लियस होंगे, और सिरे से जो काटते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए अनुक्रम की लंबाई के निरीक्षण के बाद कार्य करता है। जब यह अपना विशिष्ट पहचान अनुक्रम पा जाता है तब यह डीएनए से जुड़ता है तथा द्विकुंडली की दोनों लड़ियों के शर्करा फॉस्फेट आधार स्तंभों में विशिष्ट केंद्रों पर काटता है। प्रत्येक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की पहचान करता है। कौन सा? पैलिंड्रोमिक जानते हो आप? जैसे मैम होता है, मैम ऐसे पढ़ो, क्या लिखा है? मैम। ऐसे पढ़ो, क्या लिखा है? मैम। तो ये क्या हो गया? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड। ये एंडोन्यूक्लियेज जो है ना, ये आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे ही काटेगा। ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम देख लीजिए। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया दी हुई है इसमें। एंजाइम दोनों डीएनए लड़ियों के एक ही स्थान पर काटते हैं, ठीक है। इको R1 की डीएनए के क्रम, कौन सा क्रम है? GAA-THC के रहने पर डीएनए को बेस G व A के बीच से काटता है। जहाँ से इसने काटा वहीं से काटेगा। इधर भी देखो, G और, अगर यहाँ से G और A के बीच में कटा है तो यहाँ भी G और A के बीच में ही कटेगा, ठीक है। यहाँ G और A के बीच में, तो यहाँ पे भी G और A के बीच में ही कटा है। इको R1 है G और A के बीच में। अब इधर से कटने के बाद ये फ्रेगमेंट अलग हो गया, बचा ये वाला। इधर से कटने के बाद ये वाला फ्रेगमेंट अलग हो गया, बचा ये वाला, ठीक है। अब ये चिपचिपा हो जाता है। अब इसको जोड़ते हैं। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जो बनता है ना, अलग अलग डीएनए जोड़ा है ना, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। अब देखिए
क्या आप जानते हो कि पैलिंड्रोमिक क्या है? मैंने बताया आपको। आपकी बुक में भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये वर्णों के समूह हैं जिन्हें आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही शब्द बनता है। जैसे मलयालम ऐसे पढ़ेंगे जब भी मलयालम, ऐसे पढ़ेंगे तो भी मलयालम। शब्द पैलिंड्रोमिक और डीएनए पैलिंड्रोम में अंतर है। डीएनए में पैलिंड्रोम सार्वजनिकों का एक ऐसा अनुक्रम होता है जो पढ़ने के विन्यास को समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है। उदाहरण निम्न क्रमों में 5-3 अगर हम डीएनए में जाएंगे, डीएनए की दिशा पता है ना आपको, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं हम। 5-3 दिशा में पढ़ने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाएगा। अगर इसे 3-5 दिशा में पढ़ा जाए तब भी यह बात सही बैठती है। देखिए 5-3 है GAATTC। अब 5-3 में पढ़ेंगे GAATTC। प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए लड़ी को पैलिंड्रोम स्थल के केंद्र से थोड़ी दूर पर लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारकों के बीच काटते हैं। केंद्र से थोड़ी दूर होगा लेकिन विपरीत लड़ियों में दो समान क्षारक, ये जो क्षारक होंगे ना बेसिस, वो सेम होंगे। सेम में अगर इधर ग्वानिन और एडेनिन के बीच में से काटा है तो इधर भी ग्वानिन और एडेनिन के बीच से ही काटेंगे, क्षारक सेम होंगे। प्रत्येक लड़ी में प्रलंबी फैलाव मिलते हैं जिन्हें चिपचिपा स्टिकी सिरा कहते हैं। इसे नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह अपने पूरक कटे प्रतिरूप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। सिरों का यह चिपचिपापन एंजाइम डीएनए लाइगेज के कार्य में सहायता प्रदान करता है। अब ये देखिए आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए। चलिए एक बार ये पूरा करते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योजक अणु बनाने में किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए के रिस्ट्रिक्शन अणु, वो रिकॉम्बिनेंट अणु बनाने में किया जाता है जो विभिन्न स्रोतों या जीनोम से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है। ठीक है। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाले डीएनए खंडों को समान प्रकार से चिपचिपे सिरे कहते हैं, है ना। चिपचिपे सिरे होते हैं सेम, जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में किनारे से किनारा इनका जुड़ जाता है। आप पूर्ण रूप से समझ चुके होंगे आप समझ चुके होंगे कि सामान्यतः जब तक संभावक व स्रोत डीएनए एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा नहीं काटे जाते हैं तब तक रिकॉम्बिनेंट डीएनए पुनर्योजक संवाहक अणु का निर्माण नहीं हो सकता। दोनों को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा कटा होना चाहिए। अगर अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम में लिए तो वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बनेगा। ठीक है। ये डायग्राम देखिए, ये कोई बाहरी डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, संवाहक डीएनए है, वेक्टर डीएनए है। इसके अंदर हमें इस बाहरी डीएनए का एक टुकड़ा काटना है। ये बीचों बीच तो नहीं कटा हुआ। एक ही प्रतिबंध एंजाइम दोनों बाहरी डीएनए व संवाहक डीएनए के विशिष्ट जगहों पर काटेगा। जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यहाँ काम में लिया वही यहाँ काम में लेंगे। अब लाइगेज बाहरी डीएनए को प्लाज्मिड से जोड़ता है। ये देखिए, ये ब्लू वाला यहाँ रेड वाले में जोड़ दिया गया है, तो ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए अणु। अब इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, स्थानांतरण कर देंगे, रूपांतरण का कर देंगे इकोलाई क्लोनिंग होस्ट सेल के अंदर डालेंगे। अब इसका जब डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो ये अपनी संतति कोशिकाओं में भी आ गई। ऐसे चलता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। अब डीएनए खंड का पृथक्करण और विलयन। ठीक है। इसको अलग कैसे करें वो दिया हुआ है। डीएनए खंड को
प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस द्वारा डीएनए को काटने के परिणाम स्वरूप डीएनए के काटने से क्या होगा, उसका खंडन हो जाता है। इन खंडों को एक तकनीक द्वारा अलग कर सकते हैं, जैसे जैव विद्युत संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को डीएनए कितना छोटा होता है देखिए आप। अब इनको अलग भी करना है काट के, तो हम कौन सी विधि काम में लेंगे, जैव इलेक्ट्रोफोरेसिस, जैव विद्युत संचलन। चूंकि डीएनए खंड ऋणात्मक आवेशित, अब डीएनए कौन सा चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेशित अणु है, इसलिए इन्हें विद्युत क्षेत्र में या इसमें जो भी मीडियम लिया जाता है या आधात्री द्वारा एनोड की तरफ बलपूर्वक भेजकर अलग किया जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि डीएनए नेगेटिव चार्ज है, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाना चाहिए, पॉजिटिव की तरफ, मतलब एनोड पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसको बलपूर्वक भेजा जाता है। देखिए इस पे क्या लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है ताकि एनोड की तरफ जा सके। आजकल बहुत ही सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला माध्यम, कौन सा माध्यम लेंगे, एगारोज जेल लेंगे। इस जो समुद्री घास सीवीड से निकाला गया है। एगारोज कहाँ से निकाला गया है, समुद्री घास सीवीड से निकाला गया है। एक प्राकृतिक बहुलक है, नेचुरल पॉलीमर है एगारोज। डीएनए खंडों को एगारोज जेल के छलनी प्रभाव द्वारा अनेक आकार के अनुसार अलग अलग करते हैं। इस कारण खंड जितने छोटे आकार के होंगे वे अत्यधिक दूर तक जाएंगे। ठीक है, जितने छोटे वो दूर मिलेंगे और जो बड़े बड़े खंड हो जाएंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। तो ऐसा सा डायग्राम हमें प्राप्त होता है, देख लीजिए आप। जितने छोटे आकार के होंगे वो दूर चले जाएंगे। ये चित्र देखिए और अनुमान लगाइए कि जेल के किस सिरे पर सैंपल लदा गया था। मतलब इधर करेंगे ना, इधर ही तो डालेंगे, जब तो चल के इधर जाएंगे। ठीक है, पृथकृत डीएनए खंडों को तभी देख सकते हैं जब डीएनए को, अब इनको देख कब सकते हैं, जब इसमें कौन सी इथिडियम ब्रोमाइड नामक यौगिक से इसको डाई कर देंगे, अभिरंजित कर यूवी रेड्स पराबैंगनी विकिरणों से अनावृत करते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड इतना इम्पोर्टेंट नाम है, इथिडियम ब्रोमाइड, कि आप सोच भी नहीं सकते, बहुत इम्पोर्टेंट। ब्रोमाइड कौन सी डाई लगाने से हमें डीएनए के कारण दिखेंगे, ये इथिडियम ब्रोमाइड से। कौन सी लाइट डालेंगे, यूवी रेज, पराबैंगनी विकिरण। आप शुद्ध डीएनए खंडों को दृश्य प्रकाश में बिना विरंजित किए नहीं देख सकते। इथिडियम ब्रोमाइड स्टेंट जेल को पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करने पर डीएनए की चमकीली नारंगी रंग की पट्टी दिखाई देती है। डीएनए की पृथक्कृत पट्टियों को एगारोज जेल से काटकर निकालते हैं और जेल के टुकड़ों को निष्कर्षित कर लेते हैं। इसको काटेंगे और इनको निकाल लेंगे। फिर इसको निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन याद रखिएगा, डीएनए को निकालने की प्रक्रिया। इस तरह से शुद्ध किए गए डीएनए को क्लोनिंग संवाहक से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट डीएनए निर्माण में यूज किया जाता है। ठीक है, अब है क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर या क्लोनिंग संवाहक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते ही हैं कि प्लाज्मिड व जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करने की क्षमता रखते हैं। प्लाज्मिड और ये जीवाणुभोजी ये सब है ना, अपने आप अपनी प्रतिकृति बनाने की क्षमता रखते हैं। जीवाणुभोजियों की प्रत्येक कोशिका में काफ़ी अधिक संख्या होने से जीवाणु कोशिकाओं में इनके जीनोम की कई प्रतिकृति मिलती है। कुछ प्लाज्मिड की प्रति कोशिका केवल 1 या 2 जबकि दूसरे की 15 से 100 प्रतिकृति मिलती है।
इनकी संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। यदि हम विजातीय डीएनए खंड को जीवाणुभोजी या प्लाज्मिड डीएनए के साथ जोड़ सके तो इनकी संख्या को भी जीवाणुभोजियों या प्लाज्मिड की प्रतिकृति संख्या के समान गुणित कर सकते हैं। वर्तमान समय में उपयोग किए जा रहे संवाहक इस प्रकार से तैयार किए जाते हैं कि इन्हें बाहरी डीएनए से जोड़ने व अपुनर्योजित से पुनर्योजित के चयन में सहायता मिलती है। संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु निम्न विशेषताओं की आवश्यकता होती है। ये कौन कौन सी विशेषताएं देखते हैं अपन। प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ORI का प्रारंभ। ये देखिए आपके है ना, PBR 322 है। इसका डायग्राम एज इट इज आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए ORI के बारे में पढ़ते हैं। यह वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृतियन की शुरुआत होती है। तो क्वेश्चन आता है प्रतिकृतियन की शुरुआत कहाँ से होती है? ORI से होती है। जब कोई डीएनए का कोई खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तब परपोषी कोशिका के अंदर प्रतिकृति कर सकता है। इससे जुड़ेगा ना, इस साइड से, जब प्रतिकृति कर सकता है। यह अनुक्रम जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। यह अनुक्रम क्या है? डीएनए के जो ये प्रतिरूप है ना, जो भी कॉपीज बनी है, इसकी संख्या के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है। इसलिए यदि कोई लक्ष्य डीएनए की काफ़ी संख्या प्राप्त करना चाहता है तो इनको बहुत सारी कॉपीज बनाना चाहता है तो इसे ऐसे संवाहक में क्लोन करना चाहिए जिसका मूल ORI अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहायक करता हो, ठीक है। अब यहाँ से हम ये टॉपिक से हम अगले वीडियो में करते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।